नमस्कार। आज हम देश की वर्तमान हालातों के साथ साथ में अनेक मुद्दों पर सोच रहे हैं और विचार करने की ज़रूरत आ पड़ी हुई है। मैं बताना चाहता हूँ, एक कुरूप आदमी को एक शीशा कांच जिसमें शक्ल देखी जाती है वो मिला। उसने उसमें अपनी शक्ल देखी और उस कांच को तोड़ दिया। कांच को तोड़ने के बाद वो बड़ा खुश था और खुशी खुशी घूम रहा था। उसको लोगों ने कहा कि भाई क्या बात है। उसने बताया कि उसने कांच को तोड़ दिया, लेकिन इससे उसकी क्रूरता ख़त्म नहीं हो गई। कांच को, वास्तविक सत्य को अगर आप उजागर नहीं होने देते हैं और शीशे में अपनी शक्ल देख करके या तो आप अपनी शक्ल को नोच लेते हैं या कांच को तोड़ देते हैं या शीशे को तोड़ देते हैं, तो उससे सत्य छुप नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मुझे निशांत फिल्म की याद आ रही है। निशांत फिल्म श्याम बेनेगल ने बनाई। उस फिल्म के अंदर ये बताया गया था कि किस प्रकार से जागीरदारों के अत्याचार के विरुद्ध जब जनता खड़ी हो जाती है, जब पुजारी खड़ा हो जाता है, जब गांव के किसान खड़े हो जाते हैं, जब मजदूर खड़े हो जाते हैं, जब मास्टर खड़े हो जाते हैं, मध्यम वर्ग का तबका खड़ा हो जाता है, तो क्या होता है। और उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया था, मंदिर से निकली हुई सवारी के अवसर पर एक इस प्रकार का जोरदार जलवा चला कि जागीरदार के मकान के आगे, जागीरदार की हवेली के आगे एकदम से दृश्य बदल गया और जागीरदार की हार हो गई। जागीरदार भाग खड़ा हुआ और वहाँ पे निशांत होता है। वहाँ पर जुल्म का अंत बताया गया। ठीक उसी प्रकार कई बार ऐसी फिल्में आ रही हैं जो वर्तमान व्यवस्था की पोल खोल देती हैं। जब वर्तमान व्यवस्था की पोल खुलने लगती है तो व्यवस्था बड़ी तिलमिला जाती है। वो विषय वस्तु को पलटना चाहती है, वो मूल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना चाहती है, क्योंकि व्यवस्था का जो स्वरूप है वो बड़ा विचित्र है। सरमाएदारों की तरक्की, सरमाएदारी की तरक्की और कुछ लोगों की तरक्की को पूरे मुल्क की तरक्की या पूरे विश्व की तरक्की नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। जंगल और जमीन की लड़ाई इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है कि वो सारे के सारे हमारे भारतीय ही नहीं, पूरे ग्लोब के ऊपर, पूरी धरती के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा रही है। हमारे प्राकृतिक संपदाओं को कौन लूट रहा है, हमारे पर्यावरण को कौन बिगाड़ रहा है। और इसी संबंध में एक विदेशी फिल्म बनी अवतार, जिसका हिंदी डबिंग हुआ। उसमें इंसान दूसरे ग्रह पर जाता है दोहन करने के लिए, प्रकृति का दोहन करने के लिए, और वहाँ बसे हुए आदिवासी लोग विरोध करते हैं, बगावत करते हैं और अंत में इंसान को वापस धरती पर आना पड़ता है। उस फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से इंसान का लोभ इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि वो हर चीज़ का शोषण करना चाहता है। इंसानों का शोषण, प्रकृति का शोषण, जानवरों का शोषण, हर चीज़ का शोषण करके खुद धन इकट्ठा करना चाहता है। उस फिल्म के जरिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर दुनिया के दूसरे देशों में और इस प्रकार की चीज़ें सामने आई हैं, ठीक इसी ढंग से हमारे यहाँ भी मलयालम के अंदर एक फिल्म बनी जिसका नाम कडप्पा था और उस फिल्म का हिंदी डबिंग भी हुआ। उस फिल्म में बताया गया कि किस प्रकार से जो कॉरपोरेट जगत है, जो धनवान लोग हैं, वो ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं और ज़मीन पे कब्जा करने के बाद में वे आदिवासियों को प्रलोभन भी देते हैं। उन प्रलोभनों के जरिए भी आदिवासी को हटा नहीं पाते और वो भेद खुल जाता है और सारे आदिवासी मिलकर के, एकजुट होकर के, सारे किसान एकजुट होकर के उस कंपनी राज को ख़त्म करने के लिए लड़ाई को लड़ते हैं। इस प्रकार फिल्में और साहित्य जो समाज में आने वाली विसंगतियों को उजागर करते हैं। लेकिन पिछले दिनों हमारे देश के अंदर एक वो वेब सीरीज बनी तांडव। उस तांडव को लेकर बड़ा तांडव हो रहा है और उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो रहा है क्योंकि आप सत्य से मुंह मोड़ना चाहते हैं। धर्म की आड़ में आप विरोध कर रहे हैं, जबकि धर्म की बात नहीं। धर्म भी इस व्यवस्था का ही एक अंग है और उसका विरोध या उसका पक्ष वो इतना विशाल या इतना ताकतवर है ईश्वर कि उसका कोई विरोध करे तो पार नहीं पड़ती और कोई उसका पक्ष ले तो उसका कोई मायना नहीं है। लेकिन जो मूल विषय वस्तु है उससे लोगों को गुमराह करने के लिए आप तरह तरह के मुद्दों को उठाते हैं जिससे मूल मुद्दे गायब हो जाएं। हिंदुस्तान में किसान आंदोलन चल रहा है। ये किसान आंदोलन केवल किसानों की जमीन या किसानों को मिलने वाले मूल्य को लेकर नहीं, ये है राजनीतिक मूल्यों की लड़ाई। राजनीतिक मूल्यों की लड़ाई, आर्थिक मूल्यों की लड़ाई और एक देश की व्यवस्था की लड़ाई। हम देख रहे हैं कि ऐसी हालात बनती जा रही है
कि किसानों का चारों ओर समर्थन बढ़ता जा रहा है, पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। पहले खबरें आती थी कि महाराष्ट्र में किसानों ने आत्महत्या कर ली, फिर खबरें आने लगी मध्य प्रदेश में किसानों ने आत्महत्या कर ली, पंजाब में किसानों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन आज किसान दिल्ली की सीमा पर पहुंच गया और ये इस बात को उठा रहा है कि जंगल और ज़मीन किसकी होगी, ज़मीन का मालिकाना किसका होगा। हो सकता है इस कानून में ये स्पष्ट रूप से नहीं हो कि ये ज़मीन किस प्रकार से ट्रांसफ़र होगी, लेकिन हम में से हर एक आदमी इस बात को जानता है कि जब कोई कर्जे में दब जाता है तो सबसे पहले क्या जाता है, सबसे पहले उसकी संपत्ति छीनी जाती है, उसकी ज़मीन छीनी जाती है। और ये आदिकाल से चला आ रहा है। जागीरदारी ज़माने में भी ऐसा हुआ और अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ऐसा हुआ। औरंगजेब के ज़माने में भी इस प्रकार की कायदे केंद्रीय सत्ता ने बनाए कि भू प्रबंध पर बड़ा उसका असर पड़ा। इस प्रकार के कर लगाए गए कि जिन किसानों के खेत में फसल नहीं होती थी उन पे भी कर लगाए गए। तो उसका परिणाम था गुरु गोविंद सिंह ने सिक्खी पैदा की, गुरु गोविंद सिंह ने एक आवाज़ लगाई इनकलाब की, और गुरु गोविंद सिंह ने ऐसे लोगों के जत्थे बनाए जो उस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में लगे। साउथ मध्य भारत के अंदर महाराष्ट्र में शिवाजी ने भी औरंगजेब की सत्ता के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी वो भू प्रबंध को लेकर लड़ाई थी कि भूमि की व्यवस्थाएं कैसी की जाएं, खेती की व्यवस्थाएं कैसी की जाएं। आज जो किसान आंदोलन है वो साफ तौर पे इस बात को बता रहा है कि आप छद्म रूप से कोई कानून बनाते हैं जिस कानून के जरिए आप ये कहते हैं कि भाई फसल आप सब जगह बेचिए और कंपनी को भेजिए संविदा खेती के नाम पर। हम ये कहते हैं क्योंकि कच्चे माल के ऊपर कॉर्पोरेट जगत कब्जा करना चाहता है। कच्चा माल उसको सस्ता मिले और वो अगर स्टोरेज करने में कामयाब हो जाए, अगर वो जमाखोरी करेगा तो उसके मामले में भी उसको छूट दी जाए और जिससे वो मुनाफा कमाए। हमारे शहरों में बैठे हुए मध्यम वर्ग के लोग देश की वर्तमान हालातों पर गौर ना करें और उनके ऊपर आवाज़ ना उठाएं, नौजवान बेरोजगारी को लेकर के चिंतन नहीं करें, या देश के जो भविष्य वक्ता हैं जो देश में नेतृत्व कर रहे हैं वो इस बात को नहीं बताएं कि क्यों देश के अंदर आर्थिक तंगी आई, क्यों देश में रोजगार नहीं मिल रहे, क्यों देश के अंदर लोग माइग्रेट हो रहे हैं, क्यों लोग घर से बेघर होकर के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में धक्के खा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी रोटी पानी और उनके आवास की व्यवस्था नहीं हो रही है। इन बातों से लोग गुमराह हों, इसलिए वे लोग इस प्रकार के मुद्दे उठा देते हैं जो मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने में कामयाब हो जाते हैं। अभी हमने देखा कि दुनिया के अंदर लोकतंत्र का बड़ा हल्ला है, लेकिन मैं पिछली बार भी बता चुका कि नकली लोकतंत्र असली आतंकवाद को पैदा करता है। आप असली लोकतंत्र स्थापित कीजिए जहां लोगों की आवाज़ सुनाई दे। लाखों लोग जब एक आवाज़ उठा रहे हैं तो किसी भी सूरत में 1500 लोगों से ज़्यादा प्रबल आवाज़ है, वो जनता की आवाज़ है। कैसा विचित्र लोकतंत्र है कि जनपद पर जनता नहीं चल सकती, जनपद पर जनता नहीं चल सकती, संसद में जनता की आवाज़ नहीं सुनी जा सकती, विधानसभाओं में जनता की आवाज़ नहीं उठ सकती, पंचायतों में जनता की आवाज़ नहीं सुन सकती। केवल धन वालों का अगर बोलबाला रहेगा तो देश में अशांति का वातावरण बनेगा। और धन वालों को भी ये समझ लेना चाहिए कि अगर इसी अशांति के वातावरण में वे ये सोचते हों कि उनकी तरक्की होगी तो ये असंभव बात है, क्योंकि तरक्की के अंदर ये तरक्की का जो प्रकृति है वो ये है कि सभी सामूहिक रूप से विकसित हों, और सभी सामूहिक रूप से जब विकसित होते हैं तभी समाज आगे बढ़ता है, तभी शिक्षा आगे बढ़ती है, संस्कृति आगे बढ़ती है। मैंने फिल्मों की बातें इसलिए की कि कई बार ऐसा लगने लगता है कि साहित्यकार और कवि और फिल्मकार हमारे राजनीतिक नेताओं से कई दर्जा आगे चले जाते हैं और आने वाले संकट को चित्रों के रूप में, कविता के रूप में, कहानी के रूप में और किसी न किसी रूप में वो उजागर करते हैं। लेकिन जो लोग अक्ल के अंधे हैं उनको इन बातों को समझने में बहुत देरी हो जाती है और अव्यवस्था पैदा हो जाती है। अभी हमारी केंद्रीय सत्ता को किसानों की बात को जरूर सुनना चाहिए, और ज़रूर सुनना ही नहीं, उनको इन तीनों कृषि बिलों को समाप्त करना चाहिए और समाप्त करके उनको एक अच्छे लोकतंत्र का उदाहरण दुनिया के सामने पेश करना चाहिए कि हमने जनता की आवाज़ को सुना और जनता की आवाज़ को सुनकर जनता की इच्छा के मुताबिक कदम उठाया। ऐसा अगर होता है तो ये बहुत अच्छा है। गणतंत्र दिवस आ रहा है, इस गणतंत्र दिवस पर हम गणों की पूजा करें और गणों की इज्जत करें, और गणों जिनसे ये तंत्र खड़ा है उन लोगों की कदर करना सीखें। यही गणतंत्र दिवस की वास्तविकता होगी। अगर हम गणतंत्र दिवस पर किसानों को दिल्ली में भी आने देंगे तो उन्होंने साबित कर दिया अपने लंबे आंदोलन में वो बहुत अनुशासित है, बहुत अपने मुद्दों पर सावचेत है
उनको मालूम है कौन लुटेरा है, कौन लुटेरा उनको लूट के ले जाने वाला है, उनको इस बात का पता लग गया है। इसीलिए कहाँ उड़ीसा है, उड़ीसा से किसान आ रहे हैं, केरल से किसान आ रहे हैं, महाराष्ट्र से किसान आ रहे हैं, दूर दूर से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, राजस्थान के सीमांत इलाके जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर से किसान वहाँ पहुंच रहा है। ऐसी हालातों के अंदर सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वह अपने लोकतांत्रिक चरित्र को दिखाएं और गणतंत्र दिवस पर किसानों की कदर करने की घोषणा करें, किसानों की इज्जत करने की घोषणा करें और किसानों का सम्मान बढ़ाने के लिए उन्हें कोई ना कोई ऐसा कदम जरूर उठाना चाहिए जिससे देश की जनता को ये लगे कि लोकतंत्र अभी जिंदा है। धन्यवाद मित्रों।